हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टिफायर्स को स्टडी किया था और रेक्टिफायर्स के लिए आपको हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया था। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने कई तरह के इसमें जो है पैरामीटर्स हैं उसको हमने ड्राइव किया था। यहाँ हम बात करेंगे अब फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपको कि फुल वेव रेक्टिफायर में ये एक बार डायग्राम बना देता हूँ फिर से इसका मैं। ये आपका जो है एक रेक्टिफायर है और रेक्टिफायर के लिए यहाँ पर आप इनपुट एसी सिग्नल, इनपुट एसी को यहाँ अप्लाई करते हो। ये एसी का सिंबल है तो आपकी ये इनपुट होती है यहाँ से। और यहाँ से जो मिलता है हमें इसके टर्म्स पर, यहाँ मुझे मिलता है आउटपुट, जिसके लिए हमने दो डायोड्स को यहाँ पर यूज किया था। ऐसे दो डायोड्स को हमने यूज किया था और यहाँ पर हमने जो है टैपिंग पॉइंट लेकर के और यहाँ लगाया था हमने लोड आर एल। और लोड आर एल पर हमने क्या निकाला था, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज की हमने यहाँ पर बात की थी। ऐसा हमने कहा था ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। जब हाफ साइकिल की बात होती है तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये आपका कंडक्शन करता है, ये कंडक्शन नहीं करता और लोड आर एल पर मुझे वोल्टेज मिल जाता है। अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में दिस डायोड D1 will not conduct but diode D2 will conduct. Then the voltage across this RL due to diode D2। तो हमें each half cycle के लिए हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर जो है वोल्टेज जनरेट हो रहा था और हमें जो है यहाँ पर एक कंटिन्यूअस करंट मुझे मिल रहा था। उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की अगर बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में जैसे हम सबसे पहले कहते हैं कि जब आपका टाइमिंग होता है 0 is less than t तो इस टाइमिंग के लिए क्या होता है, ये हम बात करते हैं इसकी हाफ साइकिल से। मैंने हाफ साइकिल्स खींच रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने हाफ साइकिल खींचा, ये पूरा 0 से लेके t तक टाइमिंग है तो ये टाइमिंग आपका t/2 है। जब आपकी वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है यहाँ से मतलब अपन हाफ साइकिल की बात करते हैं, जब आपकी स्मॉल टी की वैल्यू जो होती है वो 0 से इस t/2 के बीच में होती है तो उस समय पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है। तो डायोड D1 कंडक्ट करता है और डायोड D1 के कारण से हमें यहाँ पर करंट फाइंड आउट होती है, ये हमने कहा था। और ये जो करंट होती है आपकी, ये I1 करंट कह देता हूँ और ये रहेगा आपका इनपुट वोल्टेज और अपॉन में R प्लस आर एल, जिसको हमने पहले डिस्कस किया भी था। इनपुट वोल्टेज जो आपने यहाँ इनपुट वोल्टेज लगा रखा है वो कौन सा वोल्टेज लगा रखा है आपने, तो हम कहते हैं VI दैट्स इज इक्वल टू VM, या इसको EM भी अपन कह सकते हैं, साइन ओमेगा टी। ये इनपुट वोल्टेज था आपका और ये होगा। और साथ में RL क्या है, लोड का रेजिस्टेंस, और ये R क्या है, ये जो R है आपका, ये R इस डायोड और इस कॉइल का रेजिस्टेंस को अपन कहा था ना, R इज इक्वल टू RS प्लस RF, हमने इसकी बात करी थी वहां पर, है ना। तो ये डायोड का और लोड का रेजिस्टेंस, इसका आपका कॉइल का रेजिस्टेंस में RS बोल दूं, इस डायोड का रेजिस्टेंस में RF बोल दूं, बिकॉज़ डायोड एक आइडियल डायोड लेते हैं अपन हमेशा, बट दिस इज नॉट अ आइडियल डायोड। तो अपन ने स्मॉल r को इसके लिए अपने को करंट वोल्टेज इसके अक्रॉस मिल रहा है तो इसलिए मैंने इसको R लिया है साथ में। तो ये मुझे यहाँ पर करंट मिल जाती है, फर्स्ट करंट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये इनपुट वोल्टेज को EM भी बोल सकता हूँ मैं, तो मैं बोल देता हूँ इसको EM और इनटू साथ में कितना हो जाता है साइन ओमेगा टी अपॉन में ये हो जाएगा आपका R प्लस आर एल, ये मैं कह देता हूँ इसको। और I1 इज इक्वल टू जो मिलेगी मुझे कितनी मिलेगी, ये यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है ना इस वाले सर्किट में, ऊपर वाले में, ये अपने पास में यहाँ से यहाँ तक इस करंट को बोल रहा हूँ कितनी, I1 करंट कह रहा हूँ इसको फिलहाल। और ये जो करंट है, इस करंट जो यहाँ से यहाँ फ्लो अगर होगा, वैसे तो होता नहीं है, इस करंट को मैं I2 नाम दे देता हूँ अगर होता है करंट तो I1 क्या होगी, इस वाले में क्या I1 करंट हो जाएगी आपकी, इसको मैं IM बोल देता हूँ, IM, और ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी, ये आ जाती है आपकी। और यहां से आपका जो IM बनता है वो IM क्या है, तो IM दैट्स बिकम्स टू EM अपॉन में R और प्लस साथ में कितना होता है ये आपका RL होता है, यही तो है IM की वैल्यू। बट I2 जो रहेगी आपकी इस पोर्शन में क्या होगी, जीरो होगी, बिकॉज ऑफ सेकंड डायोड D2 आपको कंडक्ट नहीं कर रहा, उसमें करंट में I2 मान रहा हूं यहाँ पे। अगेन अगर हम अगेन अगले टाइम की बात करें तो मैं कहता हूं कि 0 इज लेस देन आपका होता है, सॉरी t/2 इज लेस देन स्मॉल t इज लेस देन कैपिटल T, मतलब मैं इस टाइमिंग की बात कर रहा हूं, आपकी t की वैल्यू t/2 और t के बीच में हो
तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में आपकी I1 यहाँ पर 0 हो जाती है। व्हाई? बिकॉज ये डायोड आपका जो होता है ना रिवर्स बायस में हो जाता है। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल पे होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है लेफ्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो ड्यू टू दिस नेगेटिव पोटेंशियल ये डायोड D1 जो होता है आपका रिवर्स बायस में हो जाता है, और डायोड D2 जो होता है वो आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। डायोड D2 के फॉरवर्ड बायस में होने से क्या होता है कि ये I1 करंट तो 0 हो जाती है, पर डायोड D2 करंट से अब हमें I2 करंट मिलता है। और I2 करंट कितना होता है आपका, वो अगेन वही होता है VI = R + RL समथिंग इतना पूरा। उसको अपन लेते हैं और उसको मैं बोल देता हूँ कितना, मैं बोल देता हूँ उसको I am sin ω t। और एज अगर डायरेक्शन की बात करते हैं नेगेटिव साइन भी अपन लगा सकते हो, मैग्नीट्यूड अपन इसका I am sin ω t लेते हैं। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि ये आपके नेगेटिव हाफ साइकिल में, या कह सकते हैं कि आपके सेकेंडरी सर्किट जो है उसमें हमको करंट मिल रहा है पहले वाले के अपोजिट, उसको अपन कभी भी नेगेटिव कहते हैं, और मैग्नीट्यूड के रूप में इसको अपन पॉजिटिव लेके चलते हैं। यहाँ से आई एम फिर से क्या बनता है आपका, ये बनता है। तो ये हमारे पास में कंडीशन आती है और इस प्रकार से मुझे यहाँ पर करंट मिल जाता है। तो आई एम इज इक्वल टू जो था ई एम अपॉन में आर प्लस आर एल मुझे मिल जाता है। अब अपन यहाँ पर अगेन अगर हम स्पंदमान जो आपकी धारा और वोल्टता है, स्पंदमान धारा और वोल्टता, तो इस स्पंदमान धारा और वोल्टता की बात करते हैं। तो स्पंदमान धारा या वोल्टता, धारा या वोल्टता मतलब इसको पल्सेटिंग करंट अपन बोलते हैं। पल्सेटिंग करंट, ये पल्सेटिंग करंट कितना होता है आपका, पल्स के रूप में आ रहा है आउटपुट करंट आपका ऐसे से मिल रहा है, तो उस पल्सेटिंग करंट और वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये कहें कि आपका जो निकालते हैं आईडीसी, टोटल करंट कितनी हो जाती है आपकी, भाई I1 मिल रही है यहाँ से, I2 मिल रही है यहाँ से, टोटल करंट कितनी हो जाती है I = I1 + I2, ये तो होगा टोटल करंट आपका। और यहाँ पर अपन जो इस I को इंटीग्रेट कर देते हैं, मैं आईडीसी निकालता हूँ सबसे पहले। जो डीसी आउटपुट मुझे मिल रही है, डीसी कहाँ मिल रही है मुझे, आउटपुट पर मिल रही है, यहाँ मुझे डीसी तो मिल रही है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करना। तो आईडीसी मुझे मिल रही है, तो आईडीसी में निकालता हूँ, और मैं यहाँ से पल्सेटिंग करंट के लिए मैं इसके कंप्लीट साइकिल के लिए हम जो इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगी आपकी 0 to t, और टोटल करंट कितना है आपका IDT, और अपॉन में ये हो जाएगा कंप्लीट साइकिल के लिए कैपिटल टी। ऐसे तो करते हैं अपन, एवरेज निकालते हैं, मतलब जितने समय की धारा बह रही है वो अपॉन में टोटल टाइम, ये हो जाता है आपका। इसको सॉल्व करते हैं तो आईडीसी में निकालता, तो आईडीसी क्या हो रही है, मैं अगर फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ तो दूसरे हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से मेरे पास टोटल करंट तो अभी मिला कि जब जब इन दोनों को ऐड करूंगा, ये इसको और इसको, तो भी मुझे यही मिलने वाला है। जब मैं इसको इसको ऐड करूंगा I1 I2, तो भी मुझे यही मिलने वाला है। तो कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट हाफ साइकिल इसको दो टुकड़ों में तोड़ता हूं मैं। जैसे पिछले वाले में क्या हुआ था, एक में जीरो, इसमें जीरो नहीं होगा, मतलब मैं कहता हूं कि 0 से t/2 टाइम के लिए आपके पास में जो करंट बह रही है वो कितनी है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, मतलब I करंट फ्लो हो रही है आपकी, ये मैं इसको IDT लिख दूं फिलहाल अभी मैं इसको, और प्लस अगेन नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए t/2 टू कैपिटल T, और ये भी कितना हो जाता है आपका IDT, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। दोनों हाफ साइकिल के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यूज को पुटअप कर देता हूँ, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज में पुटअप कर रहा हूँ। सेकंड, यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, t/2 से 0 से t/2, t/2 से t तक मुझे करंट मिल रहा है, और इस करंट को मैंने कहा, इस करंट को मैंने यहाँ क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। नेगेटिव क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ जो आपके पहले हाफ साइकिल में जो करंट है, मैंने कहा मैग्नीट्यूड तो आप ले सकते हो I1, लेकिन ये I2 नेगेटिव होना क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपका जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें जो है इसके अपोजिट करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब अपन सेकंड कंडीशन की बात करो, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, ऐसा भी इसको अपन यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास I2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ये ध्यान रखना आप इसको। मैग्नीट्यूड तो इसका पॉजिटिव ही होगा, लेकिन I2 नेगेटिव क्यों है, बिकॉज ऑफ ये आपकी सेकंड करंट और नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण से, या बोल सकते हैं आप सेकेंडरी सर्किट में है। तो यहाँ से मैं इसको वैल्यू पुटअप करूंगा, मैं आई इसकी निकालूंगा, तो आई क्या निकलेगी फर्स्ट हाफ साइकिल में I1 + I2, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड में क्या होगा, t/2 से t टाइम के लिए तो मैं कहूंगा I1 + I2, तो आपकी क्या बन जाएगी अगेन -Im sin ω t। तो ये हमारे पास जो मिलेगा ना मुझे, ये कितना मिल जाएगा, यहाँ कर देता हूँ इसको मैं, तो जो IDC मुझे मिलेगी, IDC दैट्स इज इक्वल टू दिस बिकम्स टू, एक काम करता हूँ ऊपर से Im तो कॉमन निकाल लूंगा मैं, क्यों, जब मैं वैल्यूज पुटअप करूंगा तो IM इसमें भी और IM इसमें भी, तो IM तो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा इन द ब्रैकेट, एक तो बनेगा आपका 0 से कैपिटल T/2, और ये बन जाएगा sin ω t dt, यही तो होगा पहली वाली वैल्यू sin ω, और सेकंड वाली के लिए क्या होगा, -T/2 टू कैपिटल T, और ये बन जाएगा आपका कितना है, sin ω t
dt, ये दो अलग अलग कंडीशन के लिए हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट की। इसको सॉल्व कर देते हैं तो IDC मुझे मिलता है, तो IDC दैट्स इज इक्वल टू IM अपॉन में कैपिटल T मेरे पास मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करता हूं मैं, तो इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, देखो साइन ओमेगा टी, dt का होता है कॉस, तो माइनस का कॉस होता है, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी, और डिनोमिनेटर में ओमेगा आ जाएगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। अवकलन समाकलन तो आप इजीली जानते हो, इसकी मैं लिमिट्स लगा देता हूँ 0 से t/2 तक। फिर माइनस, अगेन इसका बनेगा माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस उस माइनस से कैंसिल प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका कितना है, ये बन जाएगा जो है आपका, ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, डिनोमिनेटर में ओमेगा, और ये क्या बन जाएगा t/2 टू कैपिटल टी, ऐसे मिल जाएगा बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करें तो अपन वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट की अपन बात कर लें, तो यहां से मैं लिख देता हूं उसको IDC। अब देखिए क्या होगा इसमें, इसमें IM और ओमेगा को बाहर ले लूंगा क्योंकि ओमेगा दोनों में आ रहा है आपका ओमेगा टी, और पहले अपर लिमिट रख दो इसकी, तो माइनस का कितना बन जाएगा कॉस ओमेगा, और टी की जगह क्या रख दूं मैं कैपिटल t/2, और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस लोअर लिमिट होता है तो कॉस 0 हो जाएगा, फिर प्लस अपर लिमिट तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी, और माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी कॉस 0 हो जाएगी। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो IDC क्या बनेगी आपकी, तो IDC क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, देखो अब मैं वैल्यू पुट अप कर देता हूँ, मैं जानता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t होता है, यहाँ भी रख दो इंटू टी साथ में चल ही रहा है, यहाँ से भी इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का कॉस 2π/t होगा ना, इंटू कितना बन जाएगा साथ में t/2, और प्लस कॉस 0 की वैल्यू जानते हैं 1, और प्लस का कितना है कॉस ओमेगा टी, अगेन कॉस 2π/t इंटू कैपिटल टी, और माइनस का कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वापस से 1 बन जाएगी। ये आपका t से t कैंसिल, ये t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये t से t कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, तो बचा क्या IDC, IDC दैट्स इक्वल टू IM अपॉन में, ये बन गया यहाँ पर आपका 2π, ये तो ना IM अपॉन में कितना बन गया आपका 2π आ गया, और साथ में ये जो वैल्यू हो रही है आपकी, यहाँ ध्यान दें कि जो वैल्यू हो रही है आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहां से ये मिलेगा आपका cos पाई की वैल्यू -1, तो -1 और माइनस क्या बन जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बन जाएगा, ठीक है, प्लस यहां से आपका cos 2π 4π 6π की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 1, तो ये हो जाएगी आपकी 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2, और ये बनेगा जो मेरे पास में है यहां से, एक मिनट यहां से देखिए माइनस का है cos, ये 0 to 2π 0 t/2 टू कैपिटल टी की हम बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ से देखो यहाँ तो अपन बिल्कुल आ गए हैं, ऊपर 2 आना चाहिए था इसमें, देखो मिले आते हैं, यहाँ से IDC बराबर IM अपॉन में टी, यहाँ तक अपन चल रहे हैं, IM इसमें इंटीग्रेट कर दिया तो 0 to t/2 sin ओमेगा टी dt, और t/2 to t ये भी आपका कितना बनेगा sin ओमेगा टी dt। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखो हाँ ध्यान दें यहाँ पर, ये क्या है आपका, यहाँ पर लोअर लिमिट है, ये मैं रखूंगा लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, ये तो हो जाएगी t/2, सॉरी यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं अपर लिमिट मतलब t रख रहा हूँ मैं इसको, तो t और ओमेगा बाहर ले लिया, और ये माइनस का लोअर लिमिट क्या है हमारे पास में, तो लोअर लिमिट है हमारे पास ओमेगा इंटू t/2, यही होगी लोअर लिमिट, तो ऐसी तो होगी लोअर लिमिट, तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, मैं यहाँ से रख देता हूँ माइनस कॉस, ये तो रख दिया एज इट इज, ये 1 हो चुका है, कॉस ओमेगा टी को मैंने ये रख दिया, और यहाँ पर जो रखूंगा मैं ये हो जाएगा माइनस का कॉस, चलिए नीचे लिख देता हूँ इसको मैं, तो माइनस का कॉस ये 2π कैपिटल टी, क्योंकि अपर लिमिट तो टी और लोअर लिमिट t/2 है, इंटू t/2, ये एज इट इज रहेगा इसमें मेरे पास में, जीरो तो है नहीं है। अब क्या होगा भाई, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, ये बन गया माइनस cos पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, ये 1 आपका चल ही रहा है यहाँ पर, कैंसिल लेंगे 1 चल रहा है, प्लस cos पाई की वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, cos 2π 4π 6π इसकी वैल्यू +1 होती है, पाई 3π 5π, मतलब जो आपके ओड इंटीजर होते हैं उनके लिए जो -1 और इवन इंटीजर होते हैं उनके लिए +1, तो 2π 4π सबके लिए। अब जो ये क्या होगा माइनस है,
लेकिन cos ये पाई फिर से cos पाई की वैल्यू -1, ये अगेन +1, ऊपर कितना टोटल 4 हो जाएगा। तो आईडीसी जो मुझे मिलेगी ना, ये आईडीसी मिल जाएगी आपकी 2im अपॉन में पाई। इस रिजल्ट को याद रखना, आगे इसको यूज करने वाला हूँ। तो ये आपकी आईडीसी मिल गई। आई एम अपॉन में कितना मिल गया आपको, 2 पाई यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो ये आपके पास, अब इससे अपन वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। अगर मैं चाहूँ वोल्टेज निकालना, तो वोल्टेज कितना निकलेगा इसका, तो मैं कह देता हूँ यहाँ से लोड रेजिस्टेंस आरएल पर एवरेज वोल्टेज ईडीसी निकाल देता हूँ। तो ईडीसी बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर से, मतलब आईडीसी इंटू लोड पर बात कर रहे हैं, लोड आरएल लगा दूं साथ में, और आईडीसी की वैल्यू पुट अप कर दूं, तो ईडीसी दैट्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, आईडीसी मतलब 2im अपॉन में पाई इंटू आरएल, बट im दैट्स इज इक्वल टू क्या है आपका, कितना, तो मैं इसको प्योर फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ईडीसी जो होगी आपकी, वो बन जाएगी कितनी, 2 इंटू em अपॉन में कितना है, पाई इंटू आर प्लस आर एल इंटू आर एल। यही तो आएगी अपने पास ईडीसी। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ उसको, आगे हमें बस काम आने वाली है ये। तो इसको मैं पुट अप कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ से इस वैल्यू को उठाकर मैं लिख देता हूँ यहाँ, जो अपने पास आईडीसी आई है वो कितनी आई है, तो आईडीसी जो अपने पास में आई है वो आई है आपकी 2im अपॉन में पाई, यही तो आई है। ये आईडीसी की वैल्यू आ गई आपके पास में। अगेन जो ईडीसी आई है, वो ईडीसी कितनी आई है, तो ईडीसी दैट्स इज इक्वल टू कितना है, 2em अपॉन में कितना है यहाँ पर आपका, पाई इंटू आर प्लस आर एल, बन गया ना आपका, और साथ में ये आर एल मल्टीपल में चली रहा है। ये दोनों वैल्यूज मैंने अलग से लिख दी इसमें। अगेन हम इसकी जो है रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो रूट मीन स्क्वायर क्या होगा, जो पल्सेटिंग करंट है और जो वोल्टेज है, उस पल्सेटिंग करंट और वोल्टेज की अपन आरएमएस निकाल लें। जैसे मैंने यहाँ भी क्या निकाला था, इसकी मैंने एवरेज वैल्यू निकाली थी, अब मैं क्या निकालूं, इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालूं। रूट मीन स्क्वायर की डेफिनेशन से आप जानते ही हो, क्या जानते हो, ये जो आपका आई आर एम एस होगा, ये आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस भाई आपकी जो भी करंट होती है, टोटल करंट कंप्लीट साइकिल के लिए, उसके अपन स्क्वायर का जो एवरेज लेते हैं और एवरेज का अपन अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका, कंप्लीट साइकिल के लिए होता है, तो आई आर एम एस आपका बनता है। इस अंडर रूट को हटा करके मैं फिलहाल यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ। मैं रूट मीन स्क्वायर निकाल रहा हूँ, इसका आरएमएस की बात कर रहा हूँ मैं भी इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस आई स्क्वायर का मैं निकालूं आर कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज निकालता हूँ मैं इसका। तो इसका आई स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या होगा आपका, 0 से t तक, और कितना है आपका टोटल करंट, टोटल करंट कितनी है, आई बोल दूं dt, लेकिन मुझे करंट का स्क्वायर भी तो लेना है, करंट के स्क्वायर का एवरेज ले रहा हूं मैं, अपॉन में कंप्लीट साइकिल के लिए मतलब t। फिर से मैं इसको टू पोर्शन में ब्रेक करूंगा, तो आई आर एम एस स्क्वायर, बाद में फाइनली इसको सॉल्व कर देंगे अपन। तो ये बनेगा आपका क्या है, 1/t, तो देखो है सही, मैंने बाहर ले लिया इसको, इन द ब्रैकेट पहला होगा 0 से t/2 के लिए, और t/2 के लिए क्या बन जाएगा आपका, आई स्क्वायर डी टी, तो आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर डी टी चलो बाद में हम ले दूंगा, और प्लस फिर क्या अगले टुकड़े के लिए, तो t/2 से कैपिटल टी, और कितना है आपका फिर से आई स्क्वायर डी टी, यही तो है। हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई आर एम एस स्क्वायर चल रहा है, 1/t है इसे आपके पास में। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 0 से t/2 समय के लिए, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ तो 0 से t/2 समय के लिए आपकी टोटल करंट का स्क्वायर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, टोटल करंट का स्क्वायर। तो टोटल करंट का स्क्वायर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ 0 से कितने समय के लिए आपका, t समय के लिए, t टाइम के लिए, है ना। तो यहाँ से देखो एक इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, उसको इस तरह सॉल्व करने की बजाय अपन एक मैथमेटिक्स की आप प्रॉपर्टी भी जानते हो इंटीग्रेशन में, कि यहाँ से अगर मैं भाई इस वैल्यू को रखता हूँ मैं आई स्क्वायर डी टी को, भाई मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ से जो आई की जगह में कितना रख दूं, पहले मैं यहाँ से इसको आई एम साइन ओमेगा टी रख देता हूँ, है ना। यहाँ से इसको मैं डबल पोर्शन में करने में जाए मैं प्रॉपर्टी यूज कर देता हूँ उसके, ताकि हमारी कैलकुलेशन और थोड़ी इजी हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर कैपिटल टी है इसे, इसमें मैं कर रहा हूँ उसको लिख रहा हूँ 0 से t, चलो मैं यही लिख देता हूँ उसको, आई स्क्वायर जगह क्या रख दूंगा, आई टोटल लिख लेगी अपनी, कितनी होगी वो, तो बन जाएगी आपकी आई इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, यही तो हो जाएगा आपका। और यहां से मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, मैं अगर यहां से इंटीग्रेशन होता है आपका 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं
कितना 2 इंटू 0 टू a बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। कब? जब आपका f माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स हो जाए। जानते हैं इस प्रॉपर्टी को आप लोग? वैसी लिमिट में चेंज करके 2 की टर्म्स इसको लिख सकता हूं हाफ करके। तो देख रहा हूं कि यहां पर रख दूं, चाहे मैं यहां पर नेगेटिव वैल्यू रख दूं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बट स्क्वायर करूंगा तो फिर से क्या बन जाएगा? वापस प्लस। मतलब मुझे एफ माइनस एक्स रखने पर फिर से एफ एक्स मिल रहा है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को इस जगह पे यूज करने जा रहा हूं। तो इसको लिख देता हूं कि आपका देखो 2, तो 2 आ जाएगा इधर, आई एम को बाहर ले लो तो आई एम स्क्वायर भी आपका बाहर आ जाएगा, अपॉन में टी तो बाहर चल ही रहा है, नीचे की तरफ बाहर ले लिया, और ये बन जाएगी 0 टू टी बाई 2, लिमिट हाफ हो जाएगी, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। लिख सकता हूँ ना इसको बिल्कुल मैं प्रॉपर्टी को यूज करके, मेरी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। यहां से मैं आई आर एम एस निकाल दूं, तो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आई एम स्क्वायर अपॉन में टी, ये तो एज इट इज चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इसको मैं लिख सकता हूं 0 टू टी बाई 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, यही तो है, इंटू डी टी। भाई इसको चेंज कर ले तो इसका कर तो पाऊंगा नहीं इसको सॉल्व में, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिख दिया। ये 2 फिर से बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? मेरे पास बचेगा आई एम स्क्वायर अपॉन में कैपिटल टी बचेगा ना, 2 बाहर निकल कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो आपका जब ये कैंसिल होता है तो बचेगा आई एम अपॉन में आई एम स्क्वायर अपॉन में टी बन जाएगा, और मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो इंटीग्रेट जब करता हूं तो देखो यहां से इंटीग्रेट 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? x हो जाएगा, सॉरी टी हो जाएगा, dt के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा, और इसको मैं सॉल्व कर दूं 0 से t बाई 2 के लिए। ऐसे ही कर सकता हूं, लिख सकता हूं बिल्कुल। सॉल्व कर ले थोड़ा इसको, तो यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इसको लिख चुके हैं इस वैल्यू को अलग से, तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ अगेन। कितना हो जाएगा आपका? ये बन जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर चल रहा है, ये आई एम स्क्वायर, ये भी आपके पास में अपॉन में कैपिटल टी भी है। अब मैं पहले लिमिट्स रख देता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से टी है, ये टी है, ये टी क्या बनेगा आपका? कैपिटल टी बाई 2, तो कैपिटल टी बाई 2, और फिर माइनस लोअर लिमिट मतलब माइनस का 0, फिर अपर लिमिट मतलब इसमें रखूंगा तो माइनस का कितना है? साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन में 2 ओमेगा, ये तो एज इट इज है आपका, ठीक है। और माइनस लोअर लिमिट, लेकिन इस माइनस के कारण से ये प्लस में बदल जाएगा, और ये बन जाएगा साइन 0 अपॉन में 2 ओमेगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसको, लोअर लिमिट क्या है आपकी? 0 है, 0 टू टी बाई 2 कर रहा हूँ इसको मैं, तो ये इस तरह से इतना बन जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहां से बोल रहा हूँ इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन में कैपिटल टी, और यहां से ये है आपका टी बाई 2, और माइनस 0 वो भी 0 कोई मतलब नहीं है, और इसको मैं रख दूं साइन कितना है? 2 इंटू ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन टी, इंटू साथ में कितना है? कैपिटल टी अपॉन में 2 ओमेगा, एज इट इज रहने दो, ये टी से टी कैंसल, ये हो जाएगा आपका कितना है? 2 2 4 हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी। अब साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इन सब की वैल्यूज क्या होती है आपकी? 0 होती है। ये सारी सारी वैल्यूज क्या बन जाएगी आपकी? 0 बन जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 4 पाई आ जाएगा ये। तो बचेगा क्या? तो बचेगा हमारे पास आई एम स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि टी से टी भी यहाँ कैंसल, और आई आर एम एस जो बनेगी मेरे पास में, ये आई आर एम एस होगी कितनी? आई एम अपॉन में अंडर रूट 2, क्योंकि इधर स्क्वायर हटा के इधर में अंडर रूट लगा दूंगा, ये मेरे पास आई आर एम एस आती है। अब अपन इसकी वोल्टेज निकालना चाहते हैं, मैं आई आर एम एस निकाल चुका हूं, अगर वोल्टेज की बात कर रहा हूं तो वोल्टेज के लिए मैं ई आर एम एस निकाल सकता हूं लोड आर एल पर। तो लोड आर एल पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? तो ये हो जाएगा अपने पास में इतना, कितना है? ई आर एम एस दैट्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना है? V बराबर आई आर से, तो आई आर एम एस इंटू लोड पर बात कर रहा हूं इसलिए लोड आर एल, तो यहां पर आई दैट्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा आई एम अपॉन में अंडर 2 इंटू आर एल, और आई एम क्या है आपकी? ई एम अपॉन में अंडर 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा आपका? मैंने कहा था कि आई एम की वैल्यू क्या थी? आर प्लस आर एल,
तो आर प्लस आर एल और ये भी आर एल, ये हो गया आपका ई आर एम एस। इसको उठा करके मैं यहाँ दोनों वैल्यूज फिर से पुटअप कर दूं, आगे मुझे काम आएगी दोनों वैल्यूज, तो उसको रख देता हूँ मैं यहाँ पर ला करके। क्या वैल्यूज है आपकी, ई आर एम एस सॉरी आई आर एम एस की जो वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर की, इस आई आर एम एस की जो वैल्यू निकाली मैंने आई एम अपॉन अंडर रूट 2 आई है, ठीक है। और जो आपकी ई आर एम एस की वैल्यू आई है, इस ई आर एम एस की वैल्यू आई है आपकी कितनी, ई एम अपॉन में अंडर 2 इंटू आर प्लस आर एल और इंटू साथ में कितना है आपका आर एल। ये ई आर एम एस और आई आर एम एस निकाल दिया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी इफिशियंसी की। तो इफिशियंसी क्या होगी, मतलब दक्षता इसकी। तो इफिशियंसी निकालता हूं, इफिशियंसी मतलब दक्षता आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी क्या होगी। इफिशियंसी इफिशियंसी अपन जानते हैं ईटा दैट्स इज इक्वल टू आउटपुट पर जो आउटपुट बटे इनपुट, और आउटपुट पर क्या है आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इनटू 100, यही तो होती है आपकी भाई इफिशियंसी ऐसे निकल जाती है आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो अपन इस आउटपुट पावर की बात कर रहे हैं, आउटपुट को मैं सब पीडीसी भी लिख सकता हूं मैं आउटपुट, क्योंकि पावर मुझे किसके रूप में मिल रही है, आउटपुट लोड आरएल पे मिल रही है और आरएल को मुझे डीसी मिल रही है। लेकिन इनपुट मैंने कैसे दी थी, इनपुट मैंने एसी के रूप में दी थी, इसको मैं एसी भी लिख सकता हूं, तो पीएसी लिख दिया इसको मैंने, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इस पीडीसी की वैल्यू निकालता हूं। तो पीडीसी की वैल्यू क्या होगी, पीडीसी मेरे पास में हो जाएगा आउटपुट पर, और आउटपुट पर मुझे एवरेज करंट मिल रहा है ना। तो रूट मीन स्क्वायर तो वही बात की बात करेंगे, क्योंकि अपन टोटल जब करंट की बात करेंगे, आउटपुट मुझे क्या मिल रही है करंट, आउटपुट करंट मुझे आईडीसी तो मिल रही है, डीसी करंट मिल रहा है मुझे। तो पीडीसी पीडीसी क्या हो जाएगा आपका, डीसी की हम हमेशा जो डीसी की बात करेंगे आरएमएस की बात कभी करते ही नहीं है। आरएमएस की बात कब होती है, जब आपका एसी के रूप में करंट होता है। तो सीधी सी बात है पीडीसी, और हम जानते हैं पी बराबर आई स्क्वायर आर, यही तो होता है, और आउटपुट लोड आरएल है, और ये क्या बन जाएगा आपका आई डीसी, ऐसे ही, ठीक है। और पीएसी क्या होगी आपकी, तो पीएसी के लिए मैं बात करूंगा तो पीएसी क्या है, इनपुट, और इनपुट किसके रूप में, एसी के रूप में, और एसी के लिए अपन किसकी बात करते हैं, रूट मीन स्क्वायर की बात करते हैं। तो आई आर एम एस का स्क्वायर, और कहा मिल रहा है मुझे फिर से आउटपुट, मुझे मिल रहा है लोड आरएल के टर्मिनल्स पर। तो लोड आरएल के टर्मिनल से मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है। बट यहां पर क्योंकि यहां पर अपन इनपुट, तो इनपुट देखो, इनपुट तो लोड आरएल पे मिलने वाला है नहीं, आउटपुट मिल रहा है लोड आरएल पर आपको, और इनपुट में पावर निकालना चाहता हूं, तो इनपुट पावर करंट आरएमएस के रूप में फ्लो होगा, लेकिन इनपुट जो होगा आपका वो तीनों रेजिस्टेंस में से होके जाएगा। कौन कौन से में से, आरएस में से, इस आरएफ में से, और ये इस आरएल में से। तो मैं यहाँ पर आरएल प्लस आर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट करंट तो तीनों में से रहेगा, आउटपुट भले आरएल पे मिल रही तो क्या, लेकिन इनपुट करंट जो आ रहा है आपका आईआरएमएस इनपुट एसी के कारण से, वो आर और आरएल दोनों में से फ्लो हो रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो आगे इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो यहां से क्या रहेगा, देखिए जरा इस चीज को। तो पीएसी बराबर आई आर एम एस आर एल प्लस आर मुझे मिल जाता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या रहेगा आपका पीएसी, और दोनों वैल्यूज को यहाँ पुटअप कर दूं, तो ईटा इज इक्वल टू मुझे मिलेगा इफिशियंसी जो मुझे मिलेगी वो पीडीसी अपॉन पीईसी, तो ये हो जाएगा आपका आईडीसी स्क्वायर, ये रहेगा आपका, है ना, अपॉन में क्या है आपका आई आर एम एस स्क्वायर, यही तो है आपका, देखो पीडीसी ये अपॉन में ये, और आरएल अपॉन में कितना बन जाएगा यहाँ से आपका, आरएल अपॉन में आर प्लस आरएल, लिख सकता हूं इसको मैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब ईटा इज इक्वल टू आईडीसी की वैल्यू मैंने निकाली थी अभी, कितनी थी, 2im अपॉन पाई, इसका स्क्वायर मतलब 4im स्क्वायर अपॉन में कितना है ये, पाई स्क्वायर, यही तो है। और डिनोमिनेटर में आई आर एन एस क्या निकाली मैंने, आई एम अपॉन टू, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा इसका आई एम का स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में 2 बचाएगा। दोनों वैल्यूज मैंने पुट अप कर दी, इसमें दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ से ये चल रहा है आपका एज इट इज, क्या है, यहाँ से जो है देखो आई डी सी निकाल दी, आई ए सी दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पुट अप कर दी, और आर एल अपॉन में कितना चल रहा है आपका, आर प्लस आर एल, ये आपका एज इट इज ही चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहां से इस आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कैंसिल, तो ईटा इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 8 और कितना है अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन में
आर प्लस आर एल। एक काम और करता हूं मैं, इन दोनों में से मैं आर एल कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये तो बन जाएगा आपका 1 हो जाएगा ना, और ये क्या बन जाएगा, ये आर अपॉन में आर एल, अरे आर एल से मल्टीप्लाई आर एल से डिवाइड कर दूंगा इस इक्वेशन को मैं ऐसे, और ये आर एल कॉमन निकल के आर एल से आर एल कैंसिल, तो ईटा इज इक्वल टू कितना बनेगा 8 अपॉन में पाई स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन में आर एल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ईटा, और साथ में क्या चल रहा है 100% में चेंज कर दिया ना मैंने इसको, 100% में चेंज हो जाएगा, है ना, तो ये परसेंट में आ जाएगा आपका, मतलब कितना आएगा आपका ईटा इज इक्वल टू, तो इसकी इफिशियंसी आपकी निकल के आएगी, वो इफिशियंसी आपकी निकल के आएगी 81.2%, 81.2%, बिकॉज आर एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो ये नेग्लिजिबल होगा आपका, ये ज्यादा होना ही चाहिए। आप कभी भी आर का मतलब क्या है, आर एस प्लस आर एफ, इन दोनों के रेजिस्टेंस को बहुत कम होना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस है, सपोज करो ये आपके 50 ओम के हैं, तो आरएल आपको कम से कम 5000 ओम का लगाना होगा। अगर ये दोनों इक्वल हो गए एक दूसरे के, यहां से ये क्वांटिटी क्या होगी, डबल होकर के ये आपकी इफिशियंसी और डाउन हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसको अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो इफिशियंसी आएगी आपकी 81.2% के अप्रोक्सीमेट की इफिशियंसी आती है, ठीक है, तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है इसका, तो ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए अपन रेजिस्टेंस कम से कम रखते हैं, अपन आइडियल डायोड्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसकी इफिशियंसी हो गई, ठीक है ना, तो इफिशियंसी निकाल दी 81.2%। अगेन हम बात करें रिपल फैक्टर की, तो जैसे कि मैंने कहा था व्हाट इज रिपल फैक्टर, ये रिपल फैक्टर क्या होता है, तो हम रिपल फैक्टर को पहले भी स्टडी कर चुके हैं। मैंने कहा था कि जो आउटपुट मुझे मिलेगी वो आउटपुट सिंपल नहीं रहेगी, वो आउटपुट में कुछ ऐसे पल्स रहेंगे, और जहां पल्स आ गए इसका मतलब ये डीसी नहीं है आपकी, इस डीसी के साथ में कुछ एसी कंपोनेंट भी इंक्लूड हो चुके हैं, तो डीसी के साथ में जो एसी कंपोनेंट इंक्लूड हो चुके हैं ना, तो उसी अपन करंट को बोलते हैं, यहाँ पर रिपल है इस करंट में, और रिपल करंट का मेजरमेंट रिपल फैक्टर से करते हैं। भाई हम इसको दूर करना चाहते हैं इस एसी को, तो उसके लिए हमें इसके बारे में पता तो करना पड़ेगा ना कि इसमें कितना कंपोनेंट, आउटपुट पे कितना आपको एसी मिल रहा है, कितना पल्स आपको मिल रहा है, उस पल्स को हमें दूर करना है, इस जो पल्सेटिंग हो रही है इसको दूर करना है हमें, तो वो हमें एसी को दूर करने के लिए हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि रिपल कितना मिल रहा है इसमें, तो हम रिपल की बात करेंगे यहाँ पर, तो रिपल आप निकालोगे तो रिपल फैक्टर यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर की अपन बात करते हैं, जिस फैक्टर से आप रिपल को मेजर करते हो उस फैक्टर को अपन बोलते हैं रिपल फैक्टर। और रिपल फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो रिपल फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिपल फैक्टर को अपन आर कहते हैं, जो आर जो होता है आर इज इक्वल टू, आप जो करंट दे रहे हो, कौन सी करंट है यहाँ पर, इनपुट है ना, तो जो इनपुट करंट है, जो एसी करंट है उसकी इफेक्टिव वैल्यू है ना, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, प्रभावी मान इसका है ना, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, एंड जो आपकी यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर में लेंगे अपन, यहाँ पर जो डीसी है उस डीसी का एवरेज डीसी, एवरेज डीसी आपकी क्या है, ठीक है, तो यहां से अपन निकाल लें, तो ये रहेगा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जो है इनपुट करंट, वो कितनी ले ली अपन ने, आई एसी ले ली है ना, और एवरेज वैल्यू डीसी है वो कितनी है आपकी, आई डीसी, जो मैं निकाल चुका हूँ, और इसको अपन अगर परसेंटेज में करना चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो ये होता है आपका आई एसी अपॉन आई डीसी, और इस तरह से अपन इसको निकालते हैं। लास्ट सेक्शन में मैंने इसको बिल्कुल यहाँ पर देखा था और कहा भी था, इसको हमने प्रूव भी किया था लास्ट सेक्शन में, कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि R इज इक्वल टू, मैं इसको आरएमएस की टर्म्स में लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा आई आरएमएस स्क्वायर अपॉन में आईडीसी, आई आरएमएस स्क्वायर अपॉन में आईडीसी, क्योंकि यहाँ पर इसको वापस से प्रूव करना, फिर से इसको लेके चलना, थोड़ा टाइमिंग हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको मैं लास्ट लेक्चर में हाफ वेव रेक्टिफायर के लेक्चर में इसको मैंने बताया था कि आर इससे उसमें चेंज कैसे हुआ है, तो अपन लिख सकते हैं आई एस सी अपॉन आई डी सी को आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन में आई डी सी और -1 की पावर 1/2 है ना, और अब हम यहाँ पर आई आर एम एस और आई डी सी की वैल्यू फिर से पुटअप कर दें। जब आई आर एम एस और आई डी सी की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आई आर एम एस की वैल्यू आपकी जो है वो है आई एम अपॉन में √2 है ना, और मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई आई डी सी ही हो रही है आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, पाई चला जाएगा आपका ऊपर
और अपॉन में कितना बन जाएगा 2im, और इसका स्क्वायर भी है, इसके स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4 और ये im का स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर 1/2। तो ये im स्क्वायर से im स्क्वायर कैंसिल, ये बन जाएगा r इज इक्वल टू कितना है पाई स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस 1 की पावर 1/2। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 48%। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पाई की वैल्यू रखकर डिवाइड करके पूरा मान निकलना 0.48 आएगा। इसको मैं क्या करूंगा, इसके अंडर रूट सब कर करा के कंप्लीट अपन 100 से 48% रिपल इसमें आता है। मतलब कि यहाँ पर रिपल कितना मिल रहा है अपने को 48%। और हाफ वेव रेक्टिफायर की हमने बात करी थी, हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल कितना मिल रहा था आपको 121%। हाफ वेव रेक्टिफायर में इसको फाइंड आउट किया था, मतलब कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो रिपल होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में 48% ही होता है, काफी कम होता है। इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर को अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज्यादा यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके रिपल को काउंट करेंगे, हम लोड लाइन की बात करेंगे, इसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में जो अपना आएगा फिल्टर वाला में इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसका, ये अपने पास में जो हो जाता है यहाँ से 121% हाफ वेव का, फुल वेव का 48% हो जाता है। रिपल काफी कम होता है इसका, ठीक है ना। तो ये रिपल निकाल दिया अपन ने, ठीक है। अब इसको करने के बाद में रिपल में निकाल ही चुका हूँ, अब इसके बाद में बात करता हूँ तो एक और क्वांटिटी की वोल्टेज रेगुलेशन की। इस वोल्टेज रेगुलेशन को मैं निकालता हूँ, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा वहां भी निकाला था मैंने। तो वोल्टेज रेगुलेशन कि वोल्टेज का रेगुलेशन कितना हुआ है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन को अपन मेजर करते हैं और बोलते हैं इसको वी आर, और दैट्स इज इक्वल टू ये होता है वी, ये होता है आपका जो है वी नो लोड अपॉन माइनस वी फुल लोड, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन में क्या है वी फुल लोड, ऐसा होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन में वी फुल लोड और इनटू 100। ये होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन, जिसके बारे में मैंने लास्ट टॉपिक में भी कहा था। भाई वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो क्यों हो रहा है भाई, जो आपकी इस रेक्टिफायर से जो आउटपुट डीसी आपको मिल रही है, ये रेक्टिफायर है, इससे मिल रही है आपको आउटपुट डीसी, और जो आउटपुट डीसी आपको मिल रही है वो डिपेंड करती है ईडीसी पर और आरएल पर, कि ईडीसी आपकी कितनी हुई है और आपकी आरएल कितनी। ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं ईडीसी बराबर कितना होता है, मैं निकाला भी था आई डीसी इंटू आरएल से। अगर मैं कहूँ कि आईडीसी किस किस पर डिपेंड करती है, तो ईडीसी पर डिपेंड करती है और साथ ही साथ लोड आरएल पर डिपेंड करती है। अगर लोड आरएल में आप चेंज कर देते हो तो आपकी आईडीसी भी उसी कंपेयर में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अपन एक नई क्वांटिटी को मेजर करते हैं और वो होती है आपकी जो है वोल्टेज रेगुलेशन। इस वोल्टेज रेगुलेशन की हेल्प से हम इस आईडीसी पर जो इस आरएल का इफेक्ट हो रहा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस आईडीसी पर जो इस आरएल का इफेक्ट होता है ना, उस आरएल के इफेक्ट को मेजर करते हैं किसकी हेल्प से, वोल्टेज रेगुलेशन की हेल्प से, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन की हेल्प से हम इसको मेजर करते हैं, तो हम इसको एज अ रेशियो के रूप में लेते हैं। मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन होता है तो आपका जो है इस वोल्टेज के में जो रेशनल जो चेंजेस होता है विद रिस्पेक्ट टू अ फुल लोड, उसी को अपन बोलते हैं यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दूं, यहाँ से मैं लिख दूं वी नो लोड। अब नो लोड जब होगा, जब लोड नहीं होगा, तो लोड के नहीं होने से अपन एक बार निकालेंगे इसकी वैल्यू और फिर बात करेंगे अपन यहाँ पर लोड नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, लोड को हटाना है मुझे, तो आरएल को क्या रख दूंगा मैं, इन्फिनिटिव। तो मुझे मिल जाएगा नो लोड की प्रेजेंट पे वोल्टेज या ई भी बोल सकता हूँ, और फुल लोड की प्रेजेंट में ई आपका आई रहा है, आपको मिल रहा है अपॉन में वी फुल लोड। तो यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से निकालता हूँ, हम जानते हैं ईडीसी बराबर 2EM अपॉन में पाई आर प्लस आर इंटू आर, ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख रखी है ना। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस 2EM अपॉन पाई को बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, इस 2EM अपॉन पाई को मैं बाहर कॉमन निकालता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा आगे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ से चलिए यहाँ से इसको आगे कर देता हूँ, मैं इसको कॉमन निकालता हूँ, मैं जानता हूँ ईडीसी, ईडीसी दैट फिजिकल टू
ये आपका 2em है और डिनोमिनेटर में आपका पाई भी प्रेजेंट है बिल्कुल। और मैं इस इक्वेशन को यहां लिखता हूं, यहां से देखो ये तो एज इट इज है, और मैं आर एल अपॉन में आर प्लस आर एल जो है ना उसको मैं लिखता हूं 1 माइनस आर अपॉन में आर प्लस आर एल लिख सकता हूं इसको बिल्कुल मैं ऐसे, क्योंकि वापस जब एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो ये इक्वेशन मेरे पास में वापस से बन जाने वाली है। अब मैं क्या करता हूँ इस 2em अपॉन पाई को अंदर अगेन मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2em अपॉन में पाई और माइनस ये हो जाएगा 2em अपॉन में पाई इंटू आर अपॉन में आर प्लस आर एल, ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। और यहां से ईडीसी दैट्स इज इक्वल टू 2em अपॉन में पाई, ये आपका एज इट इज है ना। और यहां से इसको लिख देता हूं आईडीसी इंटू आर, इसको लिखता हूं मैं आईडीसी माइनस का आईडीसी इंटू आर। देखें जरा ये क्या 2em अपॉन पाई इंटू आर प्लस आर है, 2em अपॉन में पाई इंटू आर प्लस आर है ना। तो यहां से क्या बन जाती है आपकी ये आईडीसी तो हो जाती है, वही इसकी वैल्यू रख दूंगा आईडीसी। देखो आईएम की जगह जो मैंने रखा थी वैल्यू वहां पर, यहाँ पर भी रखा है देखो मैंने इसको यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ ये जो आपका 2em अपॉन में पाई इंटू आर प्लस आर एल, em अपॉन में पाई क्या बन जाता है आपका, ये आपका जो है वोल्टेज हो जाता है ना। और उसकी वैल्यू को मैं आईडीसी बिल्कुल यहाँ पर रख सकता हूँ, मतलब इस वैल्यू की जगह मैं कितना रख सकता हूँ आपका आईडीसी में पुटअप कर सकता हूँ। भाई em अपॉन में आर प्लस आर एल क्या रख दोगे, im तो रख दोगे ना। तो ये आपका im, तो 2im अपॉन पाई, और 2im अपॉन पाई किसके बराबर है, आईडीसी, वही रखा है मैंने वहां पर, तो ये रख दिया। अब अगर हम एक इक्वेशन, आप जानते हो आपने रेजिस्टेंस की बात की थी, सेल के रेजिस्टेंस की, यदि सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई हो तो, और अगर उसको एक्सटर्नल सर्किट में सेल को अपन जोड़े कनेक्ट करें तो इस एक्सटर्नल सर्किट में कोई ना कोई वोल्टेज क्रिएट होता है। और हम जानते हैं, आपने इस इक्वेशन को देखा होगा अभी पिछली क्लासेस में, E माइनस आई आर, यहाँ पर V क्या है, इस टर्मिनल पर प्रेजेंट वोल्टेज, E क्या है सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, माइनस आई आर क्या है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, यही तो है। जब इसको कंपेयर करते हैं तो मेरे पास ईडीसी क्या है, ये वोल्टेज के इक्वल जो मुझे आउटपुट पर मिल रहा है रेल पर। ईएम क्या है, ये सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल हो जाता है, और आईडीसी आई इक्वल, और आर क्या है स्मॉल आर। मतलब कि अगर हम इस हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए यहां पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रेक्टिफायर एक स्टेबल वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात की तो सेल ई का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर एक 2em अपॉन पाई के इलेक्ट्रोमोटिव सेल की तरह वर्क करता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ये इक्वेशन बिल्कुल इसके इक्वल आ रही है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर एक स्टेबल वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। हम इसको इस प्रकार से भी यहाँ पर कह सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है आपकी ऊपर वाली, इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन इक्वेशन। दिस इक्वेशन नोन इज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वेशन। वोल्टेज रेगुलेशन निकालना मुझे बाकी है अभी, लेकिन ये जो इक्वेशन मुझे मिली, इस इक्वेशन को बोलते हैं अपन वोल्टेज रेगुलेशन इक्वेशन। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका क्या, ये जो मान मिला है ना, ये मिला है V फुल लोड, फुल लोड की प्रेजेंट, मैंने लोड प्रेजेंट किया था, वो लोड को प्रेजेंट करके निकाला मैंने इसको, यहाँ पर लोड प्रेजेंट है आपका, और फिर मैंने कहा ये फुल लोड की प्रेजेंट में है। अब अगर मैं VNN निकालना चाहूँ, नो लोड निकालना चाहूँ, तो इस इक्वेशन में मैं क्या कर दूंगा 2em अपॉन में पाई, और इस RL की जगह में इंफिनिटी रख दूंगा, कि लोड निकालना है मतलब या तो उसको इंफिनिटी कर दो या उसको हटा दो। इसका मतलब यही तो है, मतलब आप इंसुलेटर्स का कितना होता है रेजिस्टेंस, इंफिनिटी होता है, मतलब कि वहां पर वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देता। तो अपन क्या कह सकते हैं, या तो लोड को इंफिनिटी कर दो या हटा दो। तो लोड को इंफिनिटी करते ही क्या होगा, आरएल की वैल्यू बहुत ज्यादा करती है इंफिनिटी, तो ये लगभग यहां से कह सकते हैं करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देगा, मतलब लोड प्रेजेंट ही नहीं मान सकते अपन इस कंडीशन में, ये हमें कुछ भी नहीं रहा है वहां पर। तो वी नो लोड क्या होगा, आप इसको हटाओगे, इसको हटाओगे जब आप, तो ये आपका इंफिनिटी, आप इसको रखोगे इंफिनिटी, रखते ही आर अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा आपका, भाई यहाँ इसमें लैंग्वेज मत जाओ,
नो लोड का मतलब क्या है, मैं तो इस सर्किट थोड़ी ना बिगाड़ूंगा वापस से। मैं क्या कर दूंगा, मुझे लोड को प्रेजेंट नहीं करना है। जब लोड को मुझे प्रेजेंट नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि लोड के नहीं प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि उसमें से कोई करंट ही फ्लो ना हो। इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू अगर इन्फिनिटी कर दें अपन तो यहां से मुझे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा फिर, इसलिए मैं इसको इन्फिनिटी लेता हूं, है ना। तो ये यहां पर है, तो यहां पर अपन नो लोड की बात करने के लिए इस आरएल को मैं इन्फिनिटी कर देता ताकि इससे कोई करंट पास न हो। उस कंडीशन की बात कर रहा हूं, उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्वियसली होगा, जब ये इन्फिनिटी होगा तो ये इन्फिनिटी आर अपॉन इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, आर अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो, किसी पद के टर्म्स में इन्फिनिटी जीरो रहता है तो कितना बचेगा आपका 2em अपॉन में पाई। इसकी लैंग्वेज समझ जाना भैया, लैंग्वेज पे आप बोलोगे सर नो लोड, नो लोड मतलब लोड को जीरो हो जाना चाहिए, जीरो होने का मतलब नहीं है, क्योंकि जब लोड आपका अगर हटा ही दोगे ना, अगर आर को आप जीरो कर दोगे, इसको जीरो करने पर करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और मैं तो चाहता ही नहीं हूं ना कि करंट इसमें से फ्लो हो। लोड क्या जानते हो, लोड से मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट को क्या करता है, कम करता है, लेकिन लोड क्या करता है, ये करंट को यूज करता है। ये आपका पंखा, ये लोड है भाई, अब आप हटा ही दोगे इसको तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई मतलब नहीं, इन्फिनिटी होगी इसकी वैल्यू तो। क्यों, क्योंकि दो वायर तो बोली जा रहे हैं वहां पर, लेकिन आपस में क्या है, पहले मिल रहे थे पंखा चल रहा था, मिले ही नहीं है, दो दूर दूर है, पंखा तो हटा ही दिया अपन ने, इसका मतलब इन्फिनिटी होगी इसकी वैल्यू। जब इन्फिनिटी हुई तो करंट फ्लो होगा ही आपका, यहाँ पर आएगा ही नहीं, ऐसे तो कहते हैं अपन। तो ये वी नो लोड किसको कहता हूं मैं, तो वी नो लोड अपॉन ये वैल्यू आती है आपकी नो लोड की प्रेजेंट में, इसको अपन रख के सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ इसकी, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा आपका, वी नो लोड मतलब 2em अपॉन में पाई माइनस वी फुल लोड, ये वाली वैल्यू मैं रख देता हूँ इसमें, तो कितनी हो जाएगी, माइनस का 2em अपॉन में पाई और प्लस का आई डी सी इंटू आर अपॉन में वी फुल लोड मतलब 2em अपॉन में पाई माइनस का आई डी सी इंटू आर, ऐसे रख दो इसको, चाहो तो आप आई डी सी की वैल्यू पूरी पुट अप कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका कैंसल, जो बचेगा वी रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, ये टर्म मेरे पास में यहाँ पर बचने वाली है, कितनी बचेगी, तो मेरे पास बचेगा आई डी सी इंटू आर अपॉन में 2em अपॉन में क्या हो जाएगा पाई और माइनस का आई डी सी इंटू आर, ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन आता है। तो ये बनता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, इतना वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर होने वाला है आपके पास, क्लियर है। ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, और इस तरह से अपन जो है वोल्टेज रेगुलेशन की हमने यहाँ पर बात की है। और आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज की, उसको वहां पर अपन डिस्कस करेंगे, दोनों के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज निकालूंगा मैं, और बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की।